गांव में जाकर फर्क देखना है। कल तक जहां पथरीली बंजर जमीन थी, वहीं आज सारा साल फसल उगाई जाती है। गवर्नमेंट के प्रशिक्षण और सहयोग की बदौलत इन गांव का हर घर आत्मनिर्भरता और आर्थिक तरक्की की कहानी बयां कर रहा है। ये गवर्नमेंट की सफलता की कहानी है, जिसमें विकास की सोच है और इसे बेहतरीन इच्छा शक्ति के साथ अमली जामा पहनाया गया है। किसानों के लाभ के लिए और हर चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। उत्कृष्टता की राह पर अपने क्रांतिकारी प्रयासों और मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ आगे बढ़ती रहेगी। भविष्य ढेरों वायदे संजोए हुए है, प्रकाशवान और उज्जवल कल के लिए। अतीत कई सफलताओं से परिभाषित है और भविष्य वायदों से भरपूर। कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के आए हुए सभी छात्र बंधु तथा यहाँ पे उपस्थित हमारे कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के आदरणीय गुरुजन, आप सभी लोगों को मैं अपने संस्थान कार्य टीम को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, जो आज का आपका विजिट है, उसके लिए हम लोगों ने साहब से रिक्वेस्ट किया, आपके गुरुजन ने, उसके संबंध में आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जो हमारी संस्थान का जो कार्यविधि है, लगभग 13 एक्टिविटी यहाँ पे चलते हैं और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है किसानों को प्रशिक्षण देना। हम लोग यहाँ पे किसानों को, जो ऑल इंडिया किसान यहाँ से आते हैं, जो हमारे फील्ड में जो हमारे इको के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यहाँ पे किसान उपस्थित होते हैं और उनको यहाँ पे रहने, खाने, आने जाने का निःशुल्क सब व्यवस्था है। तो वो किसान जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे जो फैकल्टी स्पॉट है, या आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के कुछ कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के भी प्रोफेसर यहाँ पे आते हैं और हमारे किसानों को कृषि से संबंधित या लघु उद्योग से संबंधित जानकारियाँ देते हैं और किसान बंधु यहाँ से जानकारी लेके अपने घरों पे जाते हैं और जो नई नई जो तकनीकी के द्वारा जो बताई गई विधि है, उसके माध्यम से अपने घरों पे खेती करते हैं। और इसका विगत कई वर्षों का ये रिकॉर्ड रहा है कि हमारे किसान यहाँ से जो भी प्रशिक्षण लेके गए हैं, वो अब बताए हुए वैज्ञानिकों के द्वारा खेती की है तो उनकी खेती में बढ़ोतरी हुई है और लागत में कमी आई है। इसी के संबंध में एक हमारे यहाँ पे जय उभरत है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, बायो फर्टिलाइजर, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर है, उसकी हमारी एक्सपर्ट यहाँ पे राजेश सिंह जी हैं। वो आपको जय उभरत क्या है, कैसे इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे। साथ ही साथ आजकल नैनो यूरिया का भी बहुत काफी प्रचार हो रहा है, तो उस बिंदु पर भी प्रकाश डालेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने साथी राजेश जी सिंह से कि हमें और हमारे जो गुरुजन हैं, यहाँ पे छात्र हैं, उनको नैनो बायो फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर क्या है इसके बारे में जानकारी दें। आदरणीय राजेश जी सिंह। और एक छोटा सा हम लोग और प्रोग्राम रखते हैं मगर वो थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि प्लांट विजिट का है, तो प्लांट विजिट में पहले से परमिशन लेना चाहिए और वो परमिशन नहीं हो पाया है आप लोगों की तरफ से, तो वो प्लांट भ्रमण हम लोग नहीं करा पाएंगे। मगर ये कि जो हमारी जो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है उसको हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि 13-14 यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है। उसका मेन हमारा उद्देश्य है एक मिनी यूनिवर्सिटी टाइप का हम लोगों ने बना रखा है कि जो भी फैकल्टी या चाहे जो भी स्टूडेंट जिस टॉपिक पर वो जानकारी लेना चाहता है, तो हम लोग यहाँ पे उसको थ्योरिकल तो बताते हैं और फील्ड में ले जाके उसको प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। तो उससे हमारे किसान बंधु है उनको अच्छी तरीके से जानकारी हो जाती है, जो उससे उनको बहुत काफी लाभ मिलता है। तो हमारे छोटे छोटे बहुत सारे विभाग हैं, जैसे राजेश जी ने बताया है कि जय उभरत प्लांट है। हम यहाँ पे मृदा परीक्षण का भी एक लैब है, जो लगभग 7,000 हम लोग यहाँ पे किसानों का मिट्टी का परीक्षण करते हैं और वो भी निःशुल्क करते हैं।
अगर आप उस मिट्टी का परीक्षण अगर बाहर किसी लैब में कराओगे तो कम से कम आपको 500 रुपया देना पड़ेगा एक मिट्टी के नमूने का। मगर हम लोग यहाँ पे किसानों का जो मिट्टी का नमूना हम लोग करते हैं वो निःशुल्क करते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। और उनकी रिपोर्ट हम लोग उनके घर तक भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और रिपोर्ट से क्या फायदा है ये अच्छी तरीके से आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई भी फसल आप करने जा रहे हो, उसमें लेने जा रहे हो अपने खेतों में, तो उस खेत की मिट्टी का अगर परीक्षण करा के और उस फसल को लगाओगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि उस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलेगा कि आप जो फसल लगाने जा रहे हो उस फसल के लिए कौन कौन से तत्व की जरूरत है और वो तत्व हमारी जमीन में कितनी मात्रा में है, कौन से तत्व है कौन से तत्व नहीं है, ये रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो उस रिपोर्ट के माध्यम से जो रिकमेंडेशन हमारे जो साइंटिस्ट करते हैं कि आपको इतना यूरिया डालना है, इतना डीपी डालना है, अगर उतना ही आप डालोगे तो उससे ज्यादा आपको लाभ होगा। अगर उससे ज्यादा आप डालते हो तो आपका एक तरीके से मिट्टी हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे हमारे बहुत सारे विभाग हैं, वो सब हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी देते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, समय का अभाव है, राजेश जी से कि बायोफर्टिलाइजर क्या है, कैसे इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, साथ ही साथ नए नए यूरिया क्या है उसकी भी जानकारी देने का कष्ट करें। आदरणीय राजेश जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे आसीन आपके प्रधानाचार्य जी आर.पी. श्रीवास्तव जी और डॉक्टर ए.के. वर्मा जी, डॉक्टर आर्यन पाल जी, डॉक्टर ए.सी. सिंह जी और प्रोफेसर विश्वनाथ जी। तो चलिए, एक बड़ी टीम आपके सहयोग में यहाँ आई हुई है और मेरे संस्थान की तरफ से आपके गुरुजनों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है और आप लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आप लोगों की तरफ से एक जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। होता ये है कि आपके परिवार में जो आपके गार्जियन, आपके माता पिता या चाचा जो भी बड़े लोग होते हैं, लेकिन आपकी शिक्षा दीक्षा के गार्जियन यही है और घर के गार्जियन से ज्यादा रोल आपका हो जाता है क्योंकि उन्होंने बेसिक शिक्षा आपको दी और एक थीम दे दिया कि आपको बेटा ये बनना है। अब उस बनने में आने वाले रास्ते में जो कठिनाइयां होंगी, जो रोड़े होंगे, वो आपके द्वारा ही सिखाए, दिखाए और हटाए जाएंगे। तो आप लोगों का आपकी शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। आप पूरी कोशिश करिए कि जितना सम्मान आप अपने माँ बाप का हो सके तो उनसे बेहतर, उनसे ज़्यादा सम्मान आप लोगों का करिए। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं लेकिन वो भाव से आती हैं। तो आप अच्छा व्यवहार, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो जिनका अपने गुरुजनों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, कुछ का नहीं होगा। तो एक चीज़ होती है कि आशीर्वाद भी लगता है। उनका सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं है, उनका एक और आशीर्वाद है जो आपके साथ है, काम कर रहा है। यानी आपके अच्छे व्यवहार में यहाँ से निकलने के बाद भी उनकी शिक्षा, उनका दिशा निर्देश आपको सही दिशा में दिया जाता रहेगा अगर आप अच्छे ढंग से हैं। तो हमारा भी यही रहेगा कि अगर आपकी शिक्षा आगे पूर्वास्तर में इसके बाद भी चलती है, नहीं चलती है तो भी आपके संपर्क में आप लोग जुड़े रहिए। जैसा कि मैं 10-5 मिनट की वार्ता में लगा कि भाई आपके साथ वो लोग आए हुए हैं तो उनका फुल कोऑपरेशन जो है आपके साथ है। इस हिसाब से आप लोग शिक्षा ग्रहण करिए और उनके सम्मान में कोई कमी मत होने दीजिए। क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई के दौरान ये देखते थे कि भाई गुरु थोड़ा सा, अब हमारे समय की सर बात थोड़ी अलग थी लेकिन अब थोड़ी एडवांसनेस आई है। लेकिन एडवांसनेस जो आई है वो निगेटिव डायरेक्शन में आई है। एक एडवांसनेस ये होती है कि हमारे अंदर ऐसी सोच हो कि हम पढ़ के कोई चीज़ सीखें, लेकिन अब जो एडवांसनेस आ रही है वो थोड़ी सी निगेटिव है। मतलब माइंड मत करिएगा, उसमें बच्चे एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, अरे ये तो प्रोफेसर क्या, इनसे क्या, मतलब इस तरह की विचारधारा आ जाती है। लेकिन हमारी एडवांसनेस जो होनी चाहिए वो इस दिशा में होनी चाहिए कि हम आपसे कितना सीख पाएं और वो दिल से हमको कितना सिखा पाएं। वो तभी संभव है जब आपसे उनके रिलेशन अच्छे होंगे। तो अब आपके हाव भाव या आपके बातचीत का तरीका अच्छा नहीं है तो निश्चित है कि वो भी अपना काम पूरा करेंगे और आप भी अपना काम पूरा करेंगे। वो दिल से जुड़ाव जो है आपके बीच में नहीं हो पाएगा। खैर चलिए, आप लोग क्योंकि अब उस अवस्था में पहुंच गए हैं कि इन सब बातों का बहुत महत्व नहीं होता, लेकिन इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए।
एक छोटा सा वीडियो क्लिप चलाया गया, कुछ थीम आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। तो इस संस्था का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि हम किसानों को यहाँ पे प्रशिक्षित करें। इफको प्लांट जो चिमनी देख रहे हैं उसका काम सिर्फ है खाद बना देना। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, जरा सा गौर करिएगा, आप लोग एग्रीकल्चर के हैं तो आप लोग जरा सा उन बातों को ज्यादा जानिए, ये तो जानिए कि क्या करना है, लेकिन किसानों को क्या नहीं करना चाहिए ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे किसान क्या है वो गलत दिशा में चल दिए हैं, फर्टिलाइजर को लेके, सीड को लेके गलत दिशा में चल लेने के कारण उनकी खेती जो है अब वो प्रभावित हो रही है, यानी उत्पादकता दिन पे दिन घटती जा रही होगी। ये आंकड़े आप लोगों को निकल के आ सकते हैं, अगर कोर्स में हो तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप गूगल से सर्च करके भी आप देखेंगे तो दिन पे दिन उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता दोनों कम होती जाती है। अब ये क्यों कम हो रही है, इसके विषय में अगर आपको जानना है तो कहीं न कहीं आपको हमारा थीम भी यहाँ से समझना पड़ेगा। अभी क्या था कि किसानों के दिमाग में ये बैठ गया है, जो कि आगे चल के आपको निकालना है उनके दिमाग से। क्या निकालना है? उनका मानना ये है कि अगर हम रासायनों का प्रयोग ना करें तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। अगर हम रासायनों का प्रयोग करेंगे तभी खेती कर पाएंगे। यानी हम यूरिया, डीएपी या इस तरह के फर्टिलाइजर एनपीके का प्रयोग करेंगे, या जो रासायन प्रकृति के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हैं, अगर उनका हम प्रयोग करेंगे तभी खेती कर पाएंगे। ये किसान आते हैं हमारे यहाँ, तो सर लगभग मान के चलिए 10,000 फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें से बहुत सारे किसान और अलग अलग राज्य के आते हैं, पंजाब, हरियाणा, जो अग्रणी स्टेट माने जाते हैं अपने देश में कि हाँ ये अच्छी खेती करते हैं। उत्तर प्रदेश तो हमारा सेकेंडरी में आ जाता है, जो प्राइमरी स्टेट है जहाँ पे ये माना जाता है कि उत्पादन इनका या खेती अच्छी करते हैं। उन किसानों से भी जब हम लोगों ने पूछा तो उनके अंदर भी एक निराशा थी खेती को लेके। मतलब वो ये नहीं मानते कि खेती हमारी जो है, हमारी जीविका का साधन केवल खेती के हो सकती है। मतलब उनका भी ये मानना है, वो मानते हैं कि हम खेती के साथ कुछ और ना करें, नौकरी ना करें तो हम जीविका नहीं चला सकते। जबकि वो अच्छे जो है काश्तकार हैं, माने किसी के, मैंने जो पूछा तो कोई 4 हेक्टेयर का, कोई 6 हेक्टेयर का, इस तरह के मालिक जो आते हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है, जो आप इनपुट, जो आपका इनपुट है, चाहे वो खाद के रूप में हो, बीज के रूप में हो या किसी और रसायन के रूप में हो, वो गलत है, वो ट्रेंड गलत है। इसके कारण हमारी उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन की मात्रा दोनों प्रभावित हो रही है। तो आपको यही देखना है, आगे चल के यही किसानों से जुड़ना है और उनको समझाना है कि आप जिस तरीके से खेती कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। यानी आप अगर यूरिया, डीएपी और एनपीके या हमारे जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैं रासायनिक प्रकृति के, अगर उनका आप उपयोग सिर्फ कर रहे हैं तो निश्चित है आपकी खेती बहुत ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रह पाएगी। हम लोग मृदा परीक्षण की जो बात करते हैं तो हम यही देखते हैं। देखिए एक तो ये जान लीजिए कि जैसे यूरिया है, यूरिया के बारे में तो आपको कुछ पता होगा, 46% नाइट्रोजन का एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूरिया वो है। लेकिन होता क्या है कि जैसे यूरिया आप खेत में देते हैं, आपने मान लीजिए उसका यूज कराया, तो हमारे किसान ये नहीं जानते कि उसका सही तरीका क्या है। सर वो क्या करते हैं कि सीधा ले जाके खेत में छीड़ दिए। लेकिन आप ये जान लीजिए अगर यूरिया सतह के ऊपर रह गई और उसके बाद आपने सिंचाई कर दिया, पानी के संपर्क में आई, तो यूरिया का 2-3% फिर से जहां से यूरिया बनाया गया एयर में चला जाएगा वो, और बाकी जो बचेगा भी, यानी मान के चलिए कि मुश्किल से 20 से 25% पौधे उसका प्रयोग कर पाएंगे, बाकी मात्रा या तो हवा में चली जाएगी या लीच करके नीचे चली जाती है। अब देखिए चिंता का विषय ये, आपने 50 किलो यूरिया का प्रयोग कराया, लेकिन आपको पता चल रहा है कि 10 या 15 या बहुत अच्छा किसान जानकार है तो 20 किलो यूरिया का वो यूज कर पाया, बाकी यूरिया आपकी गई, लेकिन आपने तो पूरी बोरी का पैसा दिया है। अब सेम कंडीशन आती चली है तो सब्सिडी की वजह से समझिए या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, थोड़ी सस्ती आपको मिल जाती है, लेकिन सस्ती बिल्कुल नहीं है। ये भी थोड़ी गलत फहमी आपको दूर करनी होगी। हर बोरी के पीछे सर लगभग, मैं एक लगभग आंकड़ा बता रहा हूँ, 2000 रुपए भारत सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। यानी जो 267 रुपए की यूरिया मिल रही है, एक्चुअल में उसका कास्ट 2000 से 2500 रुपए है। वो गवर्नमेंट, एक बहुत बड़ी सब्सिडी का पार्ट गवर्नमेंट का कंपनियों को जा रहा है।
जिसके द्वारा वो पैसा किसानों को डायरेक्ट न जाके वो कंपनियों को चला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो यूरिया की बोरी कितने की हो गई? 2000 से 2500 की है एक्चुअल में, लेकिन एक समझौता हुआ। सब्सिडी क्या है आप लोग जानते हैं? क्या चीज है बताइए? बिल्कुल एकदम सही है। थोड़ा सा उसको और मैं सिस्टमेटिक बना देता हूँ। सब्सिडी वो होता है कंपनी से और गवर्नमेंट और किसान के बीच, यानी 3 कड़ियां हैं उसमें। कौन हो गया? एक तो फर्टिलाइजर बनाने वाली फर्टिलाइजर बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, चाहे कोई जो भी कंपनी है वो हो गई, और दूसरा आपका हो गया किसान, और इसके बीच में इन्वॉल्वमेंट हो गया गवर्नमेंट का। इन तीनों का कैसा नाता है आप समझिए। जैसे इनको ने कहा भैया हम 2200 या 2500 रुपए की खाद तैयार कर रहे हैं, तो अच्छा हम 2200-2500 रुपए की खाद अगर हम किसानों को देंगे, किसान खरीद नहीं कर पाएगा, वो एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको खाद इनको 300 रुपए की देना है या 267 रुपए की देना है। तो कंपनी ने अपना प्रस्ताव रखा सर हम अगर इतने का बेचेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, इतना जो घाटा आएगा पर बोरी के पीछे 2000 का, तो हम कहां से एफर्ट करेंगे। तो वो गवर्नमेंट कहती है कंपनी से भाई वो जो 2000 रुपए का अंतर आ रहा है वो आप हमसे ले लो। तो वही सब्सिडी हो गई, जो कंपनियों को किसी प्रोडक्ट को, खासतौर से फर्टिलाइजर कंपनियों को लास्ट होता है, वो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा कंपनियों को दे दिया जाता है, वही सब्सिडी हो गया। सिंपल भाषा में ये हो गया। अब चलिए ये तो हो गया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की मैंने बात कही। अब आप आ गई फास्फेटिक फर्टिलाइजर में। फास्फेटिक फर्टिलाइजर में भी इसी ढंग से सब्सिडी का बहुत तगड़ा झोल है। वहां पे भी एक आपके बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट का या बहुत बड़ा पैसा जो है इसमें चला जाता है, सब्सिडी के रूप में चला जाता है। 16 तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम शायद इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि हमको जो खाद मिलती है वो इतने की ही तैयार होगी, इतने नहीं तैयार। आज अगर वो पैसा सब्सिडी में ना जाए, ठीक है, सब्सिडी पे गवर्नमेंट ना खर्चा करे, तो निश्चित रूप से उस पैसे को किसी और विकास के काम में लगाएगी। लेकिन सब्सिडी देना इसलिए मजबूरी है, अगर सब्सिडी नहीं देगी तो आप खेती नहीं करा पाएंगे। वही हम फास्फेटिक केस में देख रहे हैं। अच्छा, फास्फेटिक फर्टिलाइजर तो ऐसे भी मांगा है। आप अगर घर से जुड़े होंगे तो खाद खरीदते होंगे तो आपको 1300 रुपए 1400 रुपए बोरी मिलता है। और किसान का जो देखा जाए एक तरह से फ्रीक्वेंसी है खाद की मात्रा का प्रयोग करने, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप अंदाजा लगा रहे हैं, अभी आलू की सर खेती हमारी तरफ किसान करा रहे हैं तो लगभग मान चलिए पर बीघे या पर एकड़ में आप समझ लीजिए 6 बोरी 7 बोरी का डालते हैं। ये मिनिमम आंकड़ा निकल के आता है, 1 एकड़ में 6 बोरी 7 बोरी। मतलब उनके अंदर ये कंपटीशन की भावना है, ये कंपटीशन है कि हम लोग जितना ज्यादा खाद डालेंगे उतना उत्पादन होगा। अब ये बातें भी आपको माइंड वॉश करनी होगी, उनके दिमाग से निकालना होगा। सेम फास्फेटिक फर्टिलाइजर में हो रहा है। क्या है कि बहुत सारे फ्री एलिमेंट कैल्शियम के रूप में, एल्युमिनियम के रूप में, ये आपकी आयरन के रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं। अब आपने जैसे ही फास्फेटिक खादों का प्रयोग किया तो कुछ फास्फेट तो पौधे यूज किए, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20%, बाकी जो फास्फेट था इन्हीं तत्वों की उपलब्धता में एक कोलाइडल फार्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स फार्म में आ गया। आप लोग इसकी चर्चा कभी अपने सर से करेंगे तो वो हो सकता है और विस्तार से आपको बताएं। तो जब वो कॉम्प्लेक्स फार्म में आ गया तो वो खाद अब यूज नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा, वो आपकी मिट्टी को बीमार कर देगा। जब आप मिट्टी की जांच कराएंगे इन सालूल भाग में, अब उदलशील अवस्था में आपकी मिट्टी में पड़ा रहेगा, जिसको हम अगर और सरल भाषा में कहें तो जैसे आप कुछ खा लीजिए, खाना खा लीजिए, गलत तरह से खा लीजिए तो आपके पेट में अपच हो जाए। ठीक है, सेम कंडीशन मिट्टी में हो रही है। लेकिन हमारा किसान इस बात को ऑब्जर्वेशन में नहीं है, उसके वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो तीव्रता है खाद डालने की, वो उसी दर से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जब वो डाइकैल्शियम फास्फेट के रूप में, एल्युमिनियम फास्फेट के रूप में या फेरस फास्फेट ग्रुप, इस तरह से बहुत सारे कोलाइडल फार्म में, कॉम्प्लेक्स फार्म में आपका फास्फोरस पड़ा हुआ है, जिसको कि अब भूलना बहुत जरूरी है। अगर आप उस डाइजेस्टेड मटेरियल को मिट्टी से नहीं हटाएंगे, आप घुलनशील पदार्थ को नहीं हटाएंगे तो आपकी पैदावार दिन पे दिन गिर जाएगी। वही मैंने कहा कि आप ये तो जानिए ही कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, किसानों को ये जानना बहुत जरूरी है। तो
अब आपका थीम ये होना चाहिए कि आप किसानों को समझाएंगे या बताएंगे कि आप अत्यधिक खाद का प्रयोग मत करिए, क्योंकि जब आपको पता है हम 10 रोटी ही खा रहे हैं, 10 रोटी खा रहे हैं, लेकिन उसमें 2 रोटी ही हमारे शरीर को लग रही है, 8 रोटी वेस्ट हो जा रही है, तो निश्चित है हमको उस पर सोचना होगा कि आखिर हम 10 रोटी खा क्यों रहे हैं। सेम कंडीशन फार्मर्स के लिए लागू होती है कि अगर वो 6 बोरी डाल रहा है एकड़ में, तो क्यों इतना खाद डाल रहा है, उसको पता नहीं है। और आप बोरी पे कभी देखिएगा तो उस पे लिखा होता है सीएस लिखा रहता है। कभी बोरी खेती बाड़ी किए हैं आप लोग, कभी किए हैं? तो अब आप ऑब्जर्वेशन करिएगा, एक खाद के लगने का एक टर्म कंडीशन दिया गया है कि आपकी मिट्टी की प्रकृति अगर ऐसी होगी तभी ये खाद इतना ज्यादा लगेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं लगेगा। सीएस का मतलब होता है सिट्रस सॉल्वर, यानी मिट्टी का जो पीएच होता है वो प्रभावित करता है खाद लगेगी कि नहीं लगेगी। भाई खाद यहाँ भी बन रही है वो सेम स्टैंडर्ड की बन रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपका खेत इस नेचर का है आपके लिए अलग खाद बनाई है, आपका खेत इस नेचर का है आपके लिए अलग खाद बनाई है। कंपनियां तो एक ही तरह का खाद बनाएंगी, एक ही टर्म कंडीशन, एक ही गुणवत्ता का बनाएंगी। अब आपका दायित्व बनता है कि आप सभी लोग अपनी मिट्टी का जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, जो उसका पीएच होना चाहिए, जो उसका ईसी होना चाहिए, जो ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, वो मेंटेन करें। आप हर किसान क्या करे, मेंटेन करे। अब वो जब मेंटेन नहीं करता, यही कारण है कि आप एक किसान से बात करेंगे तो वो किसी फर्टिलाइजर के बारे में बताएगा कि हमारे खेत में ये खाद लगी, यानी वो उससे हमारी उत्पादन बढ़ा। लेकिन किसी किसान से बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि नहीं हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा, ये खाद लगी ही नहीं। अब ऐसा नहीं उसकी गुणवत्ता में कोई कमी है खाद की, बल्कि उसकी मिट्टी में ही प्रॉब्लम है। उसकी मिट्टी, जैसे अभी देख लीजिए आप, कोई इंसानों में देख लीजिए, डाइजेशन सिस्टम के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपको खाना आप कितना एसिमिलेशन हो पा रहा है, कितना एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है। आप कोई है 2 रोटी खा के एकदम हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बना हुआ है, और कोई 10 रोटी खाता है तो भी पतला दुबला बना रखा है। देख रहे हैं नहीं देख रहे, क्योंकि डिपेंड इस बात पे करता है कि वो जो भी हम अपने शरीर को दे रहे हैं उसका हमारा शरीर जो है कैसे, यानी हमारा जो इंटेस्टाइन है एब्जॉर्ब कितना कर रहा है। सेम यहाँ पौधों के केस में भी लागू होता है कि हम खाद उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो मिट्टी उसको एब्जॉर्ब करने में कितना सपोर्ट कर रही है, यानी वो मिट्टी कितना स्वस्थ है, ये चीज आपको देखने वाली बात होती है। अब हम चलिए, ये प्रॉब्लम तो आ गई। प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि किसानों ने क्या किया कि असंतुलित मात्रा में या ज्यादा मात्रा में जब खाद का प्रयोग किया तो निश्चित है समझ लीजिए ऐसी अघुलनशील संरचना फास्फोरस की जो कि पौधे प्रयोग नहीं कर पा रहे, वो मिट्टी में आपकी पड़ी हुई है। अब हमारा पहला दायित्व क्या हो जाता है, उनको बोले जो अघुलनशील अवस्था में पड़ा है उसको रिमूव करें ना। तो रिमूव कैसे करेंगे? ऐसा कोई मैकेनिकल प्रोसेस तो है नहीं कि आप ट्रैक्टर चला लीजिए रिमूव हो जाएगा, जुताई करा लीजिए रिमूव, ऐसे नहीं रिमूव होगा ना। अब आपको केमिकली उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? यही भी जो हमने बायो फर्टिलाइजर की बात करी, चर्चा की है, जो आपने स्लाइड में देखा होगा, हमने यहाँ पे कुछ ऐसे फास्फोरस घोलक जीवाणु का बनाया। अब वो फास्फोरस किस एलिमेंट से फंसा हुआ है? कैल्शियम के साथ फंसा हुआ है कि आयरन के साथ फंसा हुआ है कि एल्युमिनियम के साथ फंसा हुआ है? क्योंकि जब फ्री एलिमेंट मिलेंगे तो आपने प्लस माइनस चार्ज के बारे में सुना होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जब फास्फोरस यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट के रूप में आपको देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डीएपी बोलते हैं। डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट। अब डाई अमोनियम फास्फेट में जब आप मिट्टी में इसका प्रयोग करते हैं तो ये अमोनिया रिलीज कर देता है, और फास्फेट जो है एक्टिव फॉर्म में आके तुरंत किसी से रिएक्शन कर जाता है, चाहे कैल्शियम से कर जाएगा, चाहे एल्युमिनियम से कर जाएगा, या आपके आयरन से कर जाएगा, और इन सॉल्यूट फॉर्म में आ जाएगा। अब वो पौधा प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक जैविक खाद बनाया जिसका नाम क्या हुआ, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। अब इसका काम क्या है, ये सर एसिड फॉर्म करता है, ये बनाता है क्या, ऑर्गेनिक एसिड। अब हमको उसको डिसॉल्व करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक एसिड की जरूरत होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप केन में या किसी डिब्बे में भर के आप एसिड डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। अब हमको उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करने पड़ेंगे आपके सॉइल में। वो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड होंगे तब वो उस तरह का फास्फेट जो फंसा हुआ है मिट्टी में वो डिसॉल्व हो जाएगा, वहां से फास्फोरस जो है सॉल्यूट फॉर्म में आ जाएगा।
जो सालुल अवस्था में जब आ जाएगा घुलनशील अवस्था में, तो वो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी अब उस फंसे हुए फास्फोरस को खोलने के लिए हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो काम करेगा, जिसको कि हमने बायो फर्टिलाइजर का नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा आपको मैं एक कंसेप्ट बताऊं, जैसे ये यूरिया यहाँ बनता है, यहाँ पे यूरिया बनता है, आप लोग जान लीजिए डीएपी नहीं बनता है, यहाँ केवल यूरिया तैयार किया जाता है। यूरिया का कंसेप्ट क्या है, कैसे बनता होगा? अब देखिए एक बहुत बड़ी कड़ी यहाँ पे भी जुड़ी हुई है। हमारा जो वातावरण का नाइट्रोजन है इसी को अमोनियम कन्वर्ट करते हैं और अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा के यूरिया बना दिए, जिसका फार्मूला सिंपल NH2CO NH2 हो गया, यही फार्मूला है उसका। तो अब ये समझिए कि हमारा यानी जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो ये बना नहीं रहा नाइट्रोजन, बल्कि वातावरण के नाइट्रोजन को ही एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी को कन्वर्ट कर रहा है। अब आपको पता होगा, आपने कुछ राइजोबियम, इजोटोबैक्टर, इस तरह के बैक्टीरिया के बारे में सुना है आपने, एसिडोबैक्टर, इनका क्या काम है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? वातावरण से नाइट्रोजन एक करके बताइए, जैसे आप बताइए। यानी हाँ बिल्कुल वेरी गुड, आप बैठिए। अब इनका कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट भी वही काम कर रहा है ना, ये भी वातावरण से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे पास ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, ये भी बस वो एमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में प्रयोग कर रहा है। यानी हमने जब इन जीवाणुओं का प्रयोग किया, जैसे इन्होंने कहा दाल वाली फसलों में, तो दाल वाली फसलों में आप जानते हैं जो भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। गांठें अब सिंपल भाषा में और टेक्निकल भाषा में और सिंपल भाषा में उसी गांठों में क्या हमारे पाए जाते हैं, ये जीवाणु पाए जाते हैं और इनका काम है कि वो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इधर जब हमने रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है तो ये देखने में आ रहा है कि माइक्रोब्स की संख्या जो लाखों में होनी चाहिए अब हजारों में आती चली जा रही है। तो इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि अगर माइक्रोब्स की उपलब्धता नहीं रहेगी तो यहाँ कितनी भी अच्छे गुणवत्ता की खाद बनाई जाए वो पौधे प्रयोग नहीं कर पाएंगे उसकी बहुत अच्छी मात्रा। यानी इस जैविक खाद का एक डायरेक्ट लिंक रासायनिक खादों से है। अगर इनकी मात्रा एकदम कम हो जाएगी तो रासायनिक खाद भी नहीं लगेगा और शायद किसान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो दिन पे दिन रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब रासायनिक खाद खेत में लगता ही नहीं है। उसका कारण ये है कि जो जैविक यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिक होने चाहिए थे बैक्टीरिया और फंगस के रूप में उनकी संख्या सर कम होती जा रही है। जब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो निश्चित है कि आपका रासायनिक खाद नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हीं की सहायता से रासायनिक खाद भी इन सालबुल से सालबुल अवस्था यानी अघुलनशील अवस्था से घुलनशील अवस्था में आ रहा था। तो अब आपका अगला उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप रासायनिक खादों की मात्रा को कम करके जैविक खादों का प्रयोग करवाएं। तो जहां पे हमारा 20% लग रहा था तो हम बाकी का 30% या 50% जो है वो जैविक खादों से हम पूरा करेंगे। और आप सुनिए, इन जैविक खादों को अगर बेहतर इससे रिस्पांस चाहते हैं तो आपको गोबर की खाद का यूज कराना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इसका यूज तो कर दिया लेकिन इनको भी सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए मिट्टी में। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके साथ यूरिया मिला के दे दीजिए, तो यूरिया से इनको भी भोजन चाहिए, इसमें बैक्टीरिया है और हमने जो मेंटेन किया इसके अंदर बैक्टीरिया सिर्फ उतना खाना दिया कि 2 साल तक सर्वाइव कर सके इस बोतल में। लेकिन अब इस बोतल को जब खेत में आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहां भी खाने की आवश्यकता होगी और वो खाना कहां से आएगा, हमें कार्बनिक सोर्स के रूप में चाहिए, ऑर्गेनिक सोर्स के रूप में हमको भोजन चाहिए। तो वो क्या हो सकता है, या तो आप गोबर की खाद को डालिए या तो ढैंचा आप कटवाइए, इस तरह की जो भी होता है, या जो भी गार्बेज उसमें प्लास्टिक ना रहा इस तरह की चीजों को हम मिट्टी में जब यूज करेंगे तो हम उसका प्रयोग जो है इसमें बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक जो हमारे माइक्रोब्स हैं इनको सर्वाइव करने में वो मदद करेगा। यानी जब बायो फर्टिलाइजर का आप रिकमेंडेशन करेंगे किसानों को बताएंगे तो उसके साथ एक बात ये कहेंगे कि इन माइक्रोब्स को सर्वाइव करने के लिए हम अन्य बायोमास का भी प्रयोग वहां पे करेंगे तब जाकर। अब देखिए सबका आपस में लिंक है, गोबर की खाद की मदद से ये सर्वाइव कर रहे हैं और इनकी सर्वाइवल की वजह से हमारा रासायनिक खाद लग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ये कड़ी जाननी आपको बहुत जरूरी है।
और यही किसानों के दिमाग से इसी मिथ को निकालना है कि भाई आप सिर्फ रासायनिक खादों का प्रयोग करके खेती नहीं कर सकते हैं। अब इसमें दलहनी वाली, अब ये क्वेश्चन तो आपका आ सकता है, जैसे उन्होंने बताया कि दाल वाली फसलों में पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रयास था दाल वाली फसलों के लिए राइजोबियम तैयार किया अन्य फसलों के लिए। जैसे ये तो आपने जो बताया ये सहजीवी संबंध है, समझ रहे ना, दाल वाली फसलों में, लेकिन कुछ स्वतंत्र जीवी संबंध के लिए भी हमको चाहिए जो फ्री लिविंग जिसको हम बोलते हैं। जैसे एजोटोबैक्टर हो गया आपका, एजोटोबैक्टर क्या करेगा, वो जड़ों के अंदर तो नहीं रहेगा लेकिन जड़ों के पास, यानी जो उनका हमारा जड़ का पोषण होता है उसके आसपास वो जीवाणु रहेंगे और अपना ये काम करेंगे। माने वो गांठों के रूप में आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति होगी। उसको कैसे देख सकते हैं आप, जब उस मृदा को ले आएंगे यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा तो पता चलेगा कि इसमें जीवाणु की संख्या क्या है, यानी इनकी